हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय माँ करणी, राधे राधे। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और वीके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक नई क्लास लेकर के फिर से मैं वीके एजुकेशन की तरफ से आप सभी के लिए नई क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अब तक अपनी जो भी यूट्यूब पर जो भी चैनल के माध्यम से जो भी अपनी क्लासेज हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। क्योंकि अभी आपका रिसेंटली जो टाइम चल रहा है वो बोल सकते हैं कि पीक ऑफ द स्टडी बोल सकते हैं, जिससे कि पिनेकल जिसे बोल सकते हैं कि यह जो आपका समय है ये आपका टॉप ऑफ द स्टडी है। यूँ कहें कि एग्ज़ाम के नज़दीक का यह समय है जिसमें आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रेगुलरिटी के साथ कर रहे होंगे और अपनी स्टडी में काफ़ी कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। यही उम्मीद आपसे मैं करता हूँ और ये भी इसी के साथ कामना करता हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हेल्थ ही आपकी जो होती है वो आपकी, जैसे बात करते हैं इंग्लिश में, अगर अपने कहावत बात करें तो हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी कि आप सभी मज़े में होंगे, आप सभी ठीक हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई भी रेगुलर चल रही होगी और एग्ज़ाम के लिए आप भरपूर प्रयास कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छे से चल रही हो। इसी उम्मीद के साथ डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि मेरी क्लास स्टार्ट हो, मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अपने ग्रामर के किसी एक टॉपिक को लेकर के या फिर ग्रामर के किसी एक विषय के टॉपिक के लेकर के अपनी जो है क्लास आज नहीं होने वाली है। आज की जो अपनी क्लास होगी वो आपको, जैसा कि ऑन बोर्ड आप देख सकते हैं, मेरे बैक में, मेरे पीछे आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट की बात करने वाले हैं डिस्टेंस, जो कि अमूमन अगर देखा जाए तो ना केवल एक स्टूडेंट में बल्कि हर इंसान में आज ये देखने को मिलता है कि डिप्रेशन जो चीज़ है, या यूँ कहें डिप्रेशन जो आपके लिए एक नया बोल सकते हैं कि एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है आज के समय में बात करें। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक बोल सकते हैं कि किसी भी एज का इंसान हो, तो उसके लिए डिप्रेशन, तनाव या डर जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसकी लाइफ में। जहाँ तक बात करें उसकी सक्सेस की, तो आज इसी की बात करने वाले हैं और बात करेंगे इसी प्रोसेस में कि क्या आज हम डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। क्या एग्ज़ाम के नज़दीक जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो डिप्रेशन होता है, जो तनाव है, वो और बढ़ता चला जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम जितनी नज़दीक हमारे पास आती चली जाएगी उतना ही ज़्यादा हम टेंस हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से मैं इस एग्ज़ाम के डिप्रेशन को या तनाव को मैं फेस कर पाऊँगा या फेस कर पाऊँगी। तो ये जनरली सभी स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो स्कूलिंग लेवल की बात हो या फिर आपकी कॉलेज एजुकेशन की बात हो या फिर कंपटीशन लेवल की। तो हर लेवल की अगर बात करें तो जो डिप्रेशन है वो उसका अमूमन बात करें तो नॉर्मली सभी में ये चीज़ देखने को मिलती है कि हर बच्चा या हर स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्यों हमारी रूटीन में आ जाती हैं? क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आती है और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन से या तनाव से जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ जुड़ जाती है, होती है समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे जैसे एज के साथ हमारे साथ वो इवेंट, या यूँ कहें कि जो समझदारी का जो इवेंट हमारे साथ जुड़ जाता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ जुड़ जाती है, तो इन चीज़ों के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत सस्पेंस में भी रहते हैं, कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि अमुक जो कार्य है नई बातों में क्या कर पाऊँगा, या फिर जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेस मुझे नहीं मिली या उसमें मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं आगे क्या कुछ कर पाऊँगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे जीवन में कशमकश चलती रहती है। और यूँ देखें तो
कन्फ्यूज़न है कंटिन्यू हमारे लाइफ में बना ही रहता है, जब तक कि वो कन्फ्यूज़न दूर ना हो। तो अमूमन ये कन्फ्यूज़न लगभग लगभग बना ही रहता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो डियर स्टूडेंट्स आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जहाँ तक मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसी को लेकर के, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हमारा ठीक नहीं है, टाइम मैनेजमेंट अगर हमें ठीक से नहीं कर रखा, या इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो टाइम में मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमें जैसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से सुनने को ये मिलता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, अमुक कार्य को करने में मुझे समय नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो अमूमन या जनरली वही लोग करते हैं जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, या फिर बोल सकते हैं कि टाइम का यूज़ ठीक से नहीं करते, उसका मिस यूज चलता रहता है उनकी लाइफ में। तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो शिकायत लोग करते हैं कि टाइम नहीं मिलता या बहुत कम टाइम मिलता है, बिजी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो ऐसे लोग उनकी ये शिकायत रहती है जनरली। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारी सक्सेस में वो करता है डिस्टेंट टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं न कहीं जोड़े रखती है आपको आपकी विलिंग पावर से, आपकी मेंटल टफनेस से, आपके एंड्योरेंस से। क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपके लाइफ में इनको आप एज ए हैबिट नहीं उनको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कहीं न कहीं हम सफलता से बहुत दूर हैं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मानने को हमें मन को संतुष्टि किसी भी चीज़ से दे लें, लेकिन मन में संतुष्टि होना और नतीजे तक एग्जैक्टली पहुंचना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास में कि जो डिप्रेशन होता है, जो तनाव होता है, उसको लेकर के किस प्रकार से हमें अगर बात करें एग्जैक्टली एज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों वो डिप्रेशन से छुटकारा चाहते हुए भी नहीं पा सकता। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं और अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अगर बात करूँ तो ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, तनाव एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जो अनुभव हैं वो आपके, क्योंकि हमारी लाइफ में जो अनुभव होते हैं जो भी हमारी लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, कोई ना कोई इंसिडेंट हमारा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें कोई ना कोई अनुभव ज़रूर देकर जाता है। अनुभव अच्छा भी हो सकता है और अनुभव बुरा भी। लेकिन जहाँ तक बुरे अनुभव की मैं बात करता हूँ, बुरे अनुभव में अगर सबसे बुरा अगर हमारा कोई अनुभव होता है तो वो होता है किसी इवेंट के लास्ट में हमें किस प्रकार का उसका रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट में अगर हमें तनाव, टेंशन या फिर डिप्रेशन मिलता है, या यूँ कहें कि हम एंड ऑफ द इवेंट अगर बात करें या एज ए रिज़ल्ट अगर इवेंट बात करें, तो अगर हमें डिप्रेशन या तनाव मिलता है या फिर डर मिलता है या फिर हम डरे समय से रहते हैं, तो वो हमारा सबसे बोल सकते हैं कि बड़ा अनुभव होता है, सबसे बुरा अनुभव होता है हमारे लिए वो। और सबसे बुरा अनुभव इसलिए बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि क्योंकि डर या अनुभव के बाद हमें एक प्रकार से हमारी बहुत सारी कमज़ोरियाँ उजागर हो जाती हैं। हमारा जो वीक पॉइंट होता है, वो हमारी वीकनेस लोगों के सामने आ जाती है। क्योंकि जब हम अपनी डरे समय से रहेंगे, बातें करेंगे नहीं, या फिर बोलेंगे तो भी बहुत कम बोलेंगे, बोलेंगे तो भी या बातचीत करेंगे तो भी हमारी बहुत बातचीत के दौरान वो कॉन्फिडेंस नज़र आता नहीं है। हम डरे समय से बातें करते हैं कि मेरे से कुछ गलत मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा? या फिर इस प्रकार की घटनाएँ हमारे माइंड में चलती रहती हैं, जो हमें एक प्रकार से हमारे बिहेव पर काफ़ी हद तक ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं। और एज ए स्टूडेंट बात मैं डिस्टेंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो देखें कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा या जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम के नज़दीक चला जाता है, वैसे वैसे उसकी लाइफ में यूँ कहें कि उसकी एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाते उसकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक समय ऐसा उसकी लाइफ में आ जाता है जब वो ये सोचने लग जाता है डिस्टेंस, और कि मुझे कुछ याद हो नहीं रहा है, या फिर मैं याद कर रहा हूँ लेकिन याद मेरे को कर कर नहीं पा रहा हूँ, याद तो करने की कोशिश करता हूँ लेकिन याद हो नहीं पा रहा मेरे से। या फिर इस प्रकार की शिकायत भी हो सकती है कि मैं याद तो कर लेता हूँ, लेकिन याद करने के साथ-साथ जो चीज़ें याद कर लेता हूँ फिर वो जल्दी भूल भी जाता हूँ। या फिर मैंने याद भी कर लिया और मेरे अच्छे से याद भी है, क्या वो चीज़ें जो मुझे याद हैं, क्या मैं एग्ज़ाम में वो चीज़ें क्या प्रॉपर लिख पाऊँगा? या फिर एग्ज़ाम में मैंने क्या प्रॉपर लिख दिया,
तो क्या मुझे एग्ज़ाम में जिस रेशियो में मैंने लिखा है उसी रेशियो में क्या मुझे नंबर भी मिलेंगे। और एट लास्ट वो यहाँ तक भी पहुँच जाता है डिस्टेंस कि मैंने एग्ज़ाम में लिख दिया, अब क्या रिज़ल्ट कैसा होगा। तो इन शॉर्ट अगर बात करें इन सब चीज़ों की एज ए स्टूडेंट, तो ये चीज़ें एक बोल सकते हैं कि अचानक नहीं होती हैं, ये एक एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। क्योंकि डर शुरू में आपको थोड़ा बहुत डराता है, क्योंकि उस समय अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो आप जीत सकते हैं डर को, उसको जीत सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डर से दूर भागते चले जाएंगे या फिर तनाव या चिंता से अगर कहीं ना कहीं आप उनसे मुंह मोड़ लेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपको दबा करके रखेंगे और ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो जितना हो सके आप डिप्रेशन या तनाव को दूर करने के लिए कहीं न कहीं इस प्रकार के आपके पास वो फैक्ट हों, इस प्रकार की वो रेमेडीज़ हों, जो आपको परमानेंटली इन चीज़ों से दूर कर दें और आप एक हँसी-खुशी और आनंद की लाइफ़ आप जी पाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों की ये शिकायत देखने को मिलती है और हमने देखा भी है कि बच्चे एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के नज़दीक तक काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी होती है या उनके पेरेंट्स की भी शिकायत होती है कि एग्ज़ाम के नज़दीक बच्चा एग्ज़ाम के डिप्रेशन में, तनाव में या डर की वजह से खाना भी छोड़ देता है और सिर्फ़ बोल सकते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट के थ्रू वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करता है। फिर एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है और रूम में बंद करके स्टडी करता रहता है, कंटिन्यू पढ़ता है। तो अगर एज़ ए टीचर अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप एग्ज़ाम के नज़दीक भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में 8 से 10 घंटे या 6 से 8 या 8 से 10 घंटे 24 घंटे में से अगर आप निकालते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी हद तक बेटर रहता है आपके लिए और काफ़ी आपकी स्टडी को रिकवर करता है। क्योंकि 8-10 घंटे मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम के नज़दीक आपके काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी बोल सकते हैं कि रिकवर हो जाती है आपकी चीज़ें 8-10 घंटे में। तो आप ज़्यादा पढ़ाई को लेकर अगर आप बर्डन रखेंगे, ज़्यादा आप तनाव में रहेंगे, तो सीधी-सी बात है वहाँ पर आपके लिए आने वाले समय में डिप्रेशन या तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ अगर बात करें, तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, फिर पढ़ाई करते रहते हैं और घर वाले जब आवाज़ देते हैं या फिर उनको ये खाने के लिए बुलाते हैं, तो फिर वो अपने आप को टेंस करते हैं, घर वालों पर दबाव बनाते हैं, घर वालों पर झुँझलाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये सब एक ये इरिटेशन होता है आपका, ये आपके इरिटेशन का भी जो ये आपका इरिटेशन होता है, ये आपका भी कहीं न कहीं डर या आपके डिप्रेशन का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जो आपको कहीं न कहीं परिवार के बीच में इस प्रकार की चीज़ें इस प्रकार का इरिटेशन दिखाने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है, लेकिन आप इस प्रकार की चीज़ें कर देते हैं, जो कि गलत है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप कंटिन्यू करते रहते हैं एज़ ए स्टूडेंट, तो आपको नहीं करना ये चीज़ें। इसके साथ अगर मैं बात करूँगा कि बच्चों की शिकायत ये भी होती है कि सर टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल मेरा है, कंटिन्यू मैंने बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे-जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक जा रहा हूँ या जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे मैं और ज़्यादा डिप्रेस होता चला जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तनाव लेंगे, जितना ज़्यादा आप डिप्रेस होंगे, एग्ज़ाम के जितना आप नज़दीक जाएँगे उतना डिप्रेशन होना स्वाभाविक सी बात है। डिस्टेंस से क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जो कहीं न कहीं कितना ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो, कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कहीं न कहीं वो डर, वो तनाव थोड़ा बहुत उसके चेहरे पर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन वो चीज़ें इम्पोर्टेंट कहीं न कहीं ज़रूरी होती है कि उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है कि उस डर या तनाव को हमें कंट्रोल कैसे करें या उसका सामना कैसे करें। क्योंकि डर या तनाव को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उसका सामना कर लिया या उसको हमने जीत लिया, तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम जिस कैटेगरी में आज हम हैं या एज ए स्टूडेंट जिस कैटेगरी में आज हम बैठते हैं या जिस समाज में हम बैठते हैं, वहाँ पर हर तमगे में, हर लेवल पर हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा आपको इन फ्यूचर, जहाँ पर लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको डिप्रेस होकर के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप एज ए टीचर कहूँ तो आप एग्ज़ाम के हिसाब से कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखें। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप एग्ज़ाम के हिसाब से आप सिर्फ़
और सिर्फ अपने पढ़ाई के पर, अपने स्टडी पर फोकस करें। क्योंकि आपके हाथ में अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडी है, आपकी मेहनत है। क्योंकि आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो कोशिश है, वही जो है वो आपको कहीं न कहीं आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। क्योंकि आप के हाथ में अगर कोई चीज़ है, आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज़ है, तो वो आपके प्रयास हैं, आपकी मेहनत है। और रिज़ल्ट की अगर बात करें, तो रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में ना तो एज़ ए स्टूडेंट आपके कंट्रोल में है और ना ही एज़ ए टीचर टीचर के हाथ में होता है। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के हाथ में, दोनों के ही हाथ में अगर मैं मानता हूँ रिज़ल्ट नहीं होता। रिज़ल्ट हाथ में होता है वो बाद की बातें हैं, वो एग्ज़ाम के बाद की बातें हैं। क्योंकि हमारे हाथ में होता है सिर्फ़ मेहनत करना, प्रयास करना। और टीचर की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है, टीचर एक माध्यम होता है बच्चे को अपने उसके सक्सेस तक ले जाने का। और इस माध्यम में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो भूमिका प्ले करता है टीचर, वो होता है टीचर का बिहेव और उसका मोटिवेशन। क्योंकि बच्चे की काफ़ी हद तक सफलता डिपेंड करती है, वो पेरेंट्स के साथ-साथ टीचर के मोटिवेशन पर भी करती है। और टीचर का अगर मोटिवेशन अच्छा हो, उसका गाइडेंस अच्छा हो, तो स्टूडेंट कहीं न कहीं अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुँच ही जाता है। इसमें कोई शक नहीं है डियर स्टूडेंट्स। और अगर डर की बात करूँ तो डर कहीं न कहीं आपको कमज़ोर साबित कर ही देता है। आपकी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने लेकर आ ही जाता है। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, या चाहे वो एग्ज़ाम का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का डर हो, या फिर किसी सब्जेक्ट का भी डर हो सकता है आपको, कि जैसे बात करें सर कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा शॉर्टेज रहती है, थोड़ी वीक है, तो कैसे इसमें अपने आप को मैनेज करें, किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को हम रिकवर करें। या फिर आपके मैथ्स में आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके साइंस में डाउट्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ तक आपके दिमाग में चल रही होती हैं, आपके कन्फ्यूज़न होते हैं, तो जहाँ तक मेरा ये मानना है डियर स्टूडेंट्स, कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप एज ए टीचर की अगर मैं बात करूँ तो आप टीचर से वो डाउट्स आप क्लियर करें। क्योंकि जब तक वो डाउट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आप के मन में वो तनाव, वो चिंता रहेगी कि ये चीज़ मुझे, या ये क्वेश्चंस मेरे आते नहीं हैं, अगर बाई चांस अगर ये एग्ज़ाम में आ गए तो मैं क्या कर पाऊँगा। और जब तक आप कन्फ्यूज़न को क्लियर नहीं करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, अपने टीचर्स के माध्यम से नहीं करेंगे, या फिर जैसे भी आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप टीचर से, या फिर जो भी आप अपनी सुविधा देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल्स में जब आप अपने आप को पाते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपका जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, जो वो फैमिली प्रेशर होता है, आपके पास टीचर्स या फिर स्कूल मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, आपके पास स्कूल में कॉलेज की बात करूँ या फिर कॉम्पिटिशन लेवल की बात करूँ, तो वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक जॉब का प्रेशर होता है। तो कहीं न कहीं आप टीचर्स या फिर फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स, या फिर सबसे ऊपर बात करें तो जॉब, तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आपको प्रेशराइज़ करती हैं। और जब तक ये चीज़ें आपको प्रेशराइज़ करेंगी या फिर आप अपने प्रेशर को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप डरे सहमे से ही रहेंगे, और कहीं न कहीं आप सफलता से दूर चले जाते हैं। और आप अपने आप में इस प्रकार से इग्नोरेंस करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी सफलता को पाने के लिए। तो फिर आपको कहीं न कहीं वो गाइडलाइन ज़रूरी होती है, कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो मोटिवेशन आपको कहीं न कहीं पेरेंट्स से, या फिर पेरेंट्स के अलावा आपको एक टीचर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपके फ्रेंड्स अगर आप हैं तो आपके सर्कल में, तो वो फ्रेंड्स आपके लिए वो मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी अगर बात करें तो सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन अगर मैं मानता हूँ, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो होता है एक टीचर का के साथ-साथ टीचर का तो मोटिवेशन होता ही है। इसके साथ-साथ अपने खुद का, या खुद को मोटिवेट करना, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, या सेल्फ स्टडी जिसे बोल सकते हैं, कि अपने बारे में खुद सोच विचार ना करेंगे, खुद के बारे में स्टडी नहीं करेंगे और अपने आप को मोटिवेट ना करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम दूसरों के मोटिवेशन से ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। क्योंकि हमें बहुत एक लंबी जर्नी तय करनी होती है सक्सेस के लिए। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरों का मोटिवेशन होता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, कहीं न कहीं उतना ही ज़्यादा, या यूँ कहूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना खुद का कॉन्फिडेंस और खुद का मोटिवेशन। तो ऐसे ही चीज़ें बहुत सारी समाज में, परिवार में देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि
हर लेवल पर आपको इस प्रकार के लोग मोटिवेट या डिमोटिवेट करने वाले अनिश्चितता आपकी लाइफ में रहेगी डियर स्टूडेंट्स कि एग्ज़ाम में कुछ लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, या फिर मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मेरा एग्ज़ाम का परिणाम कैसा रहेगा। तो अगर ऐसी चीज़ों को लेकर के आप सोचेंगे, ऐसी चीज़ों की अनिश्चितता में आप जिएंगे, तो आप अभी एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो आपके लिए अगर अभी अभी की जो लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, वो अनिश्चितताओं से भरी हुई है, आप खुद कन्फ्यूज हैं, तो आने वाला समय सोचिए आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये होगा कि आप इस कन्फ्यूजन को दूर करें। अपने जो भी डाउट्स हैं, अगर एज ए स्कूलिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, या फिर कॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, अपने डाउट्स से कन्फ्यूजन दूर कर लें। चाहे सब्जेक्ट टीचर हो या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो उनको क्लियर करें, क्योंकि जब तक वो डाउट्स रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप चैन की सांस ले सकते हैं या फिर आप डर या तनाव से दूर जा सकते हैं। उनको आपको जड़ से निकालना ही पड़ेगा, और ये कन्फ्यूज़न या डाउट के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि आप एग्ज़ाम को लेकर के इतने डिप्रेस ना हों, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस कर ही देता है, परेशान कर ही देता है, आपको प्रेशराइज कर ही देता है। ऐसा प्रेशर, आपको प्रेशर नहीं लेना है, और बड़े ही शांत तरीके से आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अमूमन मैं अपनी क्लास में ये डिस्कस करता भी हूँ, और ये मेरा एक प्रकार से बोल सकते हैं मोटिवेशनल सेंटेंस होता है, अपना स्लोगन है, ये ध्यान रखें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा कि अपने आप की जो तुलना है डियर स्टूडेंट्स, वो किसी और के साथ ना करें। डोंट कंपेयर टू एनीवन, ध्यान रखें, डोंट कंपेयर टू एनीवन, अपनी तुलना किसी और स्टूडेंट के साथ ना करें। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई, मैं मानता हूँ आज के समय में अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुख का कारण है एक स्टूडेंट के लिए, तो वो है कंपैरिजन। ध्यान रखें, सबसे बड़ा अगर दुख का कोई कारण है, टेंशन का कोई कारण है, तो वो आपके लिए किसी के साथ कंपैरिजन करना। डोंट कंपेयर टू एनीवन, अपने तुलना किसी भी स्टूडेंट के साथ या अपने ही क्लासमेट के साथ ना करें। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप अपने आप में परफेक्ट हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस जो भी देते हैं, आप जो भी मेहनत करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, और आप अपने लिए बेस्ट हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट हैं, आप अपने शुभचिंतकों के लिए अपने चाहने वालों के लिए परफेक्ट हैं। क्योंकि आप जो कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को इस प्रकार से निराश ना समझें कि मेरा साथी है या मेरा जो क्लासमेट है वो होशियार है, वो इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा नंबर लाएगा एग्ज़ाम में, मेरे पेरेंट्स को मैं क्या कहूँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में, इस प्रकार की हीन भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए डिस्टेंस। क्योंकि अगर इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो इन सब चीज़ों का सीधा असर आपकी आने वाले परिणाम पर, या फिर आपके आने वाली जो एग्ज़ाम होगी उन पर सीधा का सीधा इसका असर पड़ने वाला है। और आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगी वो आपके इससे इफ़ेक्ट होंगी, डेफिनेटली इन चीज़ों से उसका उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि मैं उससे कमज़ोर हूँ या फिर मेरे को उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। डेफिनेटली अगर आप में कैपेसिटी है और आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप अपनी मेहनत और प्रयास को कंटिन्यू रखें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स, और उसको उसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। ध्यान रखें, हेल्दी कंपटीशन। और हेल्दी कंपटीशन ध्यान रखें क्या चीज़ होती है। हेल्दी कंपटीशन होता है, और एक होता है सेल्फ कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन और एक होता है सेल्फ कंपटीशन। सेल्फ कंपटीशन, ध्यान रखें, अगर आपको कंपटीशन करना है तो अपने आप से करें। और अपने आप से कंपैरिजन करने का मतलब ये है डिस्टेंस, अपने आप से कंपटीशन करने का मतलब ये है कि हम अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप में ही सुधार करें। क्योंकि जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो किसी बच्चे के अगर एग्ज़ाम में या टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो ध्यान रखें वो दूसरों से अपनी तुलना ना करें कि मेरे तो 100 में से या 100 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, या फिर 100 में से 80 आ रहे हैं, या 100 में से 50 आ रहे हैं, और मेरे जो क्लासमेट हैं, मेरे जो साथी हैं, उनके 100 में से 90 आ रहे हैं या फिर 95 आ रहे हैं। तो मैं कमज़ोर हूँ, या फिर मैं इस प्रकार की चीज़ें उनके बराबर नंबर क्यों नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं ज़्यादा नंबर लाऊंगा, अब ला नहीं पा रहा हूँ। अगर नहीं लेकर आया तो तरह तरह की बातें वो सोचने लग जाता है।
तो इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो होता है हेल्दी कंपटीशन, और हेल्दी कंपटीशन आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने आप में, या यूँ कहें कि आपको कंपटीशन के हिसाब से स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं आप में वो बदले की भावना आते देर नहीं लगती, और जब बदले की भावना आपके अंदर आ जाती है, तो आपका जो हेल्दी कंपटीशन का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है, और वो आपको एक गलत रास्ते की तरफ, या यूँ कहें कि आपको मिसगाइड भी कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये होती है डियर स्टूडेंट्स की सेल्फ कंपटीशन, जो भी आपको सुधार करना है, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट करता है वो करना होता है, वो आप अपने आप में करें, अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हेल्दी कंपटीशन के फॉर्मूले को भी कंप्लीट करेंगे, उसको सेटिस्फाइड करेंगे, और इसके साथ साथ जो स्लोगन मैंने आपके लिए लिखा है, डोंट कंपेयर टू एनीवन, इस स्लोगन को भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता दिखेगा। तो ध्यान रखें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, सेल्फ कंपटीशन करें, अपने आप से कंपटीशन करें, अपने आप में ही सुधार करें। कि पीछे के एग्ज़ाम में मेरे 50% थे, या 15 नंबर थे मेरे एग्ज़ाम में, तो अब की बार जो मेरी एग्ज़ाम होगी, अब की बार जो मेरा टेस्ट होगा, उसमें मेरे 50 से ज़्यादा होंगे या 60 होंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे कंटिन्यू मेरे एग्ज़ाम्स होती रहेंगी, वैसे वैसे मेरे एग्ज़ाम में नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप से अगर आप कंपटीशन करते हैं, तो एक दिन या एक समय ऐसा आने वाला है कि आप में वो बेटरमेंट देखने को मिलेगा, आप में वो सुधार देखने को मिलेगा, और जिसकी उम्मीद आपने भी की है, और उम्मीद की होगी, और जिसकी उम्मीद आपके पेरेंट्स ने भी की होगी, आपके स्कूल मैनेजमेंट ने भी की होगी। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप एक कंपैरिज़न अपने आप से ही अपना करें, दूसरों के साथ कंपैरिज़न नहीं ना करें, क्योंकि दूसरों के साथ कंपैरिज़न करेंगे ना, तो आप की सबसे बड़ी जो है दुःख का कारण, या टेंशन का कारण, या तनाव का कारण, चिंता का कारण अगर कोई चीज़ बनती है एक स्टूडेंट के लिए, तो ये बनती है कि वो अपनी तुलना बाकी स्टूडेंट के साथ करना शुरू कर देता है। क्योंकि ध्यान रखें, आपका लेवल हो सकता है कि अलग है, हो सकता है कि उस बच्चे का लेवल अलग है जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, या आपकी जो पसंद है, आपकी जो फ़ॉन्डनेस हैं, वो अलग हैं। उस बच्चे की जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी फ़ॉन्डनेस, उसकी इच्छाएँ, उसके सपने, उसकी हॉबीज़ अलग हैं। तो आप अपने इरादे से, अपने तरीके से अपनी लाइफ़ को जिएँ, या अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ, और उसी को अपने आप पर लागू करें कि आपको कंपैरिज़न किसी और से नहीं करना, बल्कि अपने आप से ही करना है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की या समझने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है डिस्टेंस। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और ध्यान रखें, क्योंकि मैं स्कूलिंग लेवल की स्पेशली ये मैं बात कर रहा हूँ, और डिप्रेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और आजकल तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है डिस्टेंस की, बड़े शहरों में बच्चे काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो अपने मेडिकल की लाइन में जो बच्चे चले जाते हैं, या फिर जो आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, या फिर डॉक्टर के क्षेत्र में है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं। उनको ये उनकी मानसिकता ही बन जाती है डिस्टेंस, कि मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाऊँगा या नहीं, और कहीं न कहीं वो अपने आप को इतना ज़्यादा तनाव में का शिकार बना लेते हैं, कि तनाव का शिकार होते-होते एक दिन ऐसा समय उनके लिए आ जाता है कि वो सुसाइड करने तक की उनकी नौबत आ जाती है, या यूँ कहूँ कि वो सुसाइड करने जैसा एक भयंकर कदम उठा लेते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि एक कायराना कार्य होता है, एक बोल सकते हैं उनके लिए। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हद तक गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं, आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, आप अपने आप में परफेक्ट हैं, और आप अपने पेरेंट्स के लिए ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं, और अमूल्य हैं आप अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपकी लाइफ जितनी इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट आप अपने परिवार के लिए हैं, अपने समाज के लिए हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए हैं। तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू एंजॉय करते हुए जिएँ, और दबाव को या तनाव को कम रखें। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, कि जो भी आपकी स्कूलिंग लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं, या फिर जो भी कॉलेज लेवल के जो बच्चे स्कूल में, या फिर कॉलेज लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो रेगुलर क्लास लेते हैं कॉलेज में या पढ़ते हैं, या फिर जो कंपटीशन की जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, तो उन सब के लिए भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर आप स्कूल में जाते हैं, तो आप स्कूल में कह सकता हूँ कि आप स्कूल जाते हो तो आप पढ़ने के लिए या सीखने के लिए जाते हैं। अगर आप कोचिंग में, अगर आप कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोचिंग में जाते हैं, तो आप
कोचिंग में एक जॉब की तैयारी के लिए यूँ कहूँ कि कुछ सीख करके और एक जॉब की एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि आप स्कूल जाएँ, चाहे आप कॉलेज जाएँ, चाहे आप कोचिंग जाएँ, किसी भी सेंटर पर अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ लर्न करने के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ आप सीखने के लिए जा रहे हैं। और जब आप लर्न करने के लिए जाएँगे, ध्यान रखें, आप लर्न करने के लिए जा रहे हैं, तो ये अपनी पेडागोजी कहती है, ये अपना साइकोलॉजी कहती है, अपनी मनोविज्ञान कहती है कि सीखने की जो प्रोसेस होती है, वो इतनी छोटी होती नहीं है, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो इतनी लंबी प्रोसेस जो होती है, उसमें सीखने में हो सकता है कि हमें ज़्यादा समय भी लग जाए। हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो वो किसी चीज़ को जल्दी रिकवर कर लेता है, और जल्दी रिकवर कर लेता है तो जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेगा और जल्दी उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी चीज़ को ग्रहण करना और उसको फिर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्योंकि आप स्कूल में जाते हैं या फिर कोचिंग में या फिर अपने कॉलेज में, तो वहाँ पर आप सीखने के इरादे से ही जाते हैं, ना कि अपने आप को उनके सामने साबित करने के लिए। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ। आप स्कूल या कॉलेज या कोचिंग सेंटर जाते हैं, आप या आपके पेरेंट्स आपको इसलिए भेजते हैं कि आप कुछ सीखें, और सीखने की प्रोसेस इतनी इतनी लंबी होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक टीचर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का जो जो बॉन्डिंग बनेगी, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो कॉम्बिनेशन किस हद तक उन दोनों के बीच में होने वाला है, किस हद तक उस कॉम्बिनेशन की एक मर्यादा रहने वाली है, किस हद तक उस कॉम्बिनेशन में दोनों का बिहेव काम करने वाला है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट अदा करती हैं, इसमें रोल प्ले करती हैं कि बच्चा किस चीज़ को कितनी जल्दी सीखेगा। तो ये बच्चे की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, और टीचर की टीचिंग मेथड पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि टीचर की टीचिंग मेथड भी कई बार बच्चे की रिजल्ट को इफ़ेक्ट कर देती है। कई बार टीचर अच्छा पढ़ा लेता है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को उतनी उस कैपेसिटी के, या यूँ कहें कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको उतना ग्रहण कर नहीं पाता है जितना टीचर उम्मीद करता है। तो सब चीज़ों को अगर मैं बात करूँ, तो इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगा कि आप लर्निंग के क्षेत्र में हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे फिर आप कॉलेज में हो। एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप लर्न कर रहे हैं, तो सीखने में आपको टाइम लगेगा। इंटेलिजेंट बच्चा है, वो जल्दी ग्रहण कर सकता है। हो सकता है कि उसके मुकाबले आप थोड़े आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए सीखने में, तो आप निराश ना हो, आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि जो चीज़ आप सीखने के लिए गए हैं, वो आप डेफ़िनेटली सीखेंगे। हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। अगर आपकी उस चीज़ में लगन है, आप डेफ़िनेटली उसको सीखना चाहते हैं, कंटिन्यूअली उसको टाइम देते हैं, उस चीज़ को सीखने में आपकी हॉबी है, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में, तो आप इंटरेस्टेड लेकर के अगर उस चीज़ को सीखेंगे, तो इंटेंसिटी के साथ आप उस चीज़ को डेफ़िनेटली सीख जाएँगे, भले ही आपको समय ज़्यादा लग जाए। और आप कभी भी इस ये गलती ना करें कि आप सीखने के लिए गए हैं, आप अपने आप को लोगों के सामने ये साबित करने के लिए नहीं गए कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, या मैं कुछ ऐसा बन सकता हूँ, या ऐसा कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की अभी आपको ज़रूरत है नहीं। अभी आप अपने आप को सिर्फ़ इतना ध्यान रखिए, आप सीखने गए हैं, आप सीखें, और जब आप सीखेंगे, तो डेफ़िनेटली सीधी-सी बात है कि आप वो हासिल कर भी लेंगे जो आपको जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, या जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ आप डेफ़िनेटली हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी तनाव आप ना लें, डिप्रेस ना रहें, क्योंकि आप जितने इम्पोर्टेंट एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए हैं, एक कोचिंग के लिए हैं, एक कॉलेज के लिए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने पेरेंट्स के लिए हैं, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने आप के लिए हैं। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और एन्जॉय करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, तो ये अपने पेरेंट्स के लिए, आपके लिए एक वरदान साबित होगी। और आप खुश रहेंगे, और अपनी मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू अपने जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपके सपने हैं, उन पर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो उसमें एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देर हो सकती है, लेकिन आप कहीं न कहीं आपको वो चीज़ आपको डेफ़िनेटली मिलने वाली है। बशर्ते आप अपनी मेहनत को कम ना करें, मेहनत कंटिन्यू करते रहें। यही चीज़ें आपको आगे और चीज़ें सिखा देंगी आपको ये चीज़ें, क्योंकि जैसे-जैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते चले जाएँगे,
वैसे वो आपको बेटर अनुभव होता जाएगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या कुछ नया कर लाइफ में। अगर सबसे बड़ा अगर उसका कोई दुश्मन होता है, या यूँ कहिए कि उसका सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु होता है, तो वो डिस्टेंस मैं मान सकता हूँ कि या तो उसका आलस्य होगा, या फिर मैं बात करूँ कि उसका डर या उसका तनाव। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के प्रति उसका डर या तनाव उसे कमज़ोर कर देता है, और वो मजबूर हो जाता है कि वो उसे उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है जो वर्तमान अस्तित्व में है ही नहीं। क्योंकि डर या परिणाम उसे वो सब करवाता है जो वो ना चाहते हुए भी कर देता है। जैसे मैं बात करूँ कि एक बच्चा डरा सहमा सा बच्चा अगर बात करें, जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक चला जाएगा, तो वो हमेशा यही सोचेगा, या यूँ ही वो सोचता रहता है कि एक अब एग्ज़ाम में क्या होगा, या एग्ज़ाम हॉल में मेरा क्या होने वाला है। क्योंकि याद तो मैं कर रहा हूँ, पढ़ तो मैं सब कुछ रहा हूँ, मेहनत तो खूब कर रहा हूँ। अब ऐसे समय में एग्ज़ाम हॉल में जब मैं जाऊँगा, तो क्या मैंने जो याद किया है, क्या वही एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है? क्या वही पेपर में आने वाला है? और अगर एग्ज़ाम हॉल में जो मैंने याद किया है, अगर उनमें से क्वेश्चंस नहीं पाए, या फिर वो क्वेश्चंस मैंने जो याद किए वो नहीं आए, तो क्या होगा? और अगर वो आ गए एग्ज़ाम में, और वो अगर एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं और अगर मैंने कंप्लीट कर भी दिए, तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा? यानी इतनी ज़्यादा अनिश्चितता उस बच्चे की लाइफ में आ जाती है कि वो एक बड़े से बड़ा गलत कदम भी उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी कन्फ्यूज़न वाली सोच या ऐसी नेगेटिव सोच आपको नहीं रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जिए, पॉजिटिव रहें। हमारे कंट्रोल में डिस्टेंस ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो जिनको अनकंट्रोलेबल हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ऐसे ही अनकंट्रोलेबल अगर चीज़ों की बात करूँ, तो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है, वो इसी कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो कंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल है। उसको हम अपनी मर्ज़ी से हमें जितनी मेहनत करना चाहें उतनी कर सकते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में होती है। लेकिन उसके रिज़ल्ट की बात करें, तो वो अनकंट्रोलेबल होता है, वो हमारे बस में नहीं होता, वो बाद की चीज़ें होती हैं। तो हम रिज़ल्ट के बारे में उतना सोच करके परेशान ना हों, क्योंकि हमारे मेहनत हाथ में सिर्फ मेहनत है। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, बाकी चीज़ें गॉड पर छोड़ देते हैं। जैसे गॉड को मंज़ूर होगा, उसी हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अपनी जो मेहनत है, उस मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले ये चीज़ बता चुका, एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ कि एक दिन में अगर या बात करें 24 घंटे का जो टाइम होता है, उसमें अगर बात करूँ तो 8 से 10 घंटे एक बच्चा अगर कंटिन्यू उनसे या 8-10 घंटे 24 घंटों में से अगर बच्चा स्टडी को देता है, तो वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक अच्छी पढ़ाई उसकी है। यूँ कहूँ कि बेटर उसकी स्टडी है, जहाँ तक 8 से 10 घंटे तक वो पढ़ाई को दे देता है तो। क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जैसे-जैसे बच्चे एग्ज़ाम के नज़दीक चले जाते हैं, पढ़ाई को और ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। ध्यान रखें, आपको रटना नहीं है, आपको सीरियसली नहीं लेना, इतना सीरियसली नहीं लेना किसी चीज़ को कि आपकी हेल्थ ही बिगड़ जाए, और आप सिर्फ़ पढ़ाई को ही उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दें, आप अपनी हेल्थ को नहीं। क्योंकि हेल्थ कहीं न कहीं मानता हूँ कि उतनी ही ज़रूरी है आपकी हेल्थ, जितनी आपकी लाइफ़ में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ़ में आपकी हेल्थ की भी है। हेल्दी रहोगे तो ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाओगे, या फिर आगे कुछ कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है आपकी लाइफ में। ध्यान रखें, 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, इतना पढ़ें एग्ज़ाम के नज़दीक, और ज़्यादा आप डिप्रेस ना हो, तनाव ना लें। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें डिस्टेंस, कि आपके हाथ में सिर्फ परिणाम नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, मेहनत करें। और अब मैं आपको डिस्टेंस लेकर के चलता हूँ अपनी उन कुछ फैक्ट की तरफ, जहाँ हम कर सकते हैं कि जो भी डिप्रेशन होता है, जो भी तनाव हमारे दिमाग में है, या जो भी कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या क्या हम घर पर रहकर ही इस डिप्रेशन या तनाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के आसपास बच्चे का तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन बट इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा उस तनाव को कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे उस तनाव का सामना करता है, कैसे उस चिंता से बाहर निकलता है। और ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट की, या उन्हीं चीज़ों की जो आपके डर या तनाव को काफ़ी हद तक कम कर देंगी। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आप,
किस प्रकार से तनाव आपका कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज की बात करूँगा मैं, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ तनाव या डर से दूर रख सकती है या फिर आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, तो डिप्रेशन से आपको छुटकारा दिलाने में अगर कोई चीज़ ज़्यादा मदद कर सकती है तो आपके लिए एक्सरसाइज है। आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि लेट तक सोना या फिर रात को लेट सोना, ये दोनों ही चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपकी हैबिट को ख़राब कर देती हैं। क्योंकि लेट तक ये बच्चे 12 बजे तक या 1 बजे तक 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते हैं और मॉर्निंग में फिर जब लेट तक उठते हैं 8-9 बजे तक वो सोते रहते हैं। तो ये आपकी रूटीन को ख़राब करने वाला एक मैं मानता हूँ कि एक ये तरीका है। ध्यान रखें, स्टडी आप करें, कंटिन्यू करें, लेकिन ध्यान रखें टाइम का भी ध्यान रखें। आप 10-11 बजे तक या 10 बजे तक 11 बजे तक लास्ट आप स्टडी करें और आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। ध्यान रखें मॉर्निंग में आप जल्दी उठें, इससे आपका रूटीन सुधरेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा आपका और आप हेल्दी रहने में इसमें आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो मॉर्निंग का समय जो होगा आपका होगा, वो आप मॉर्निंग में आप थोड़ा जल्दी उठें और जल्दी उठ करके और आप थोड़ा समय निकालें अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। और आप जब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सुबह के समय में वो सुबह की ताज़ा हवा आपकी बॉडी को स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आप खुश रहेंगे, पूरे दिन आप खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहने वाले हैं, खुश रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे। एक्सरसाइज आपकी रहेगी तो आप बीमार नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। और इतनी सारी चीज़ें अगर आपके साथ अच्छी हो रही हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, तो डेफिनेटली आपका डर या तनाव या जो एग्ज़ाम को लेकर के या परीक्षा को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के जो भी आपको दबाव है, टेंशन है, प्रेशर है, वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। वो प्रेशर आपका कम होने वाला है ड्यूरेशन डेफिनेटली एक्सरसाइज के माध्यम से। ध्यान रखें। दूसरा अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो वो है आपके लिए टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो अपना लेज़र टाइम होता है, जब हम फ्री टाइम होते हैं या फ्री होते हैं अपने स्टडी से, तो स्टडी टाइम से फ्री होने के बाद में ध्यान रखें हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हम अपना टाइम कुछ समय अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, कुछ समय अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। पेरेंट्स को देने के साथ फ्रेंड्स को टाइम दें। और अगर आप इन चीज़ों को टाइम दे चुके हैं या देने के बाद आप अपनी हॉबीज़ पर भी काम कर सकते हैं, अपनी हॉबी को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टाइम में, हॉबी के लिए भी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें आप लेजर टाइम में अपने पेरेंट्स को ध्यान रखें, स्टडी करें, पढ़ाई करें, लेकिन ध्यान रखें कंटिन्यू ये आपकी हैबिट में हो कि आप डेली थोड़ा बहुत समय, या यूँ कहूँ मैं कि आप अपनी पढ़ाई में से कुछ समय या यूँ कहेंगे जो भी 24 घंटे में से आपको बाकी जो समय बच जाता है आपके पास, जो 8 से 10 घंटे के बाद का जो समय बच जाता है, वो जो आपके 13-14 घंटे होते हैं, उनमें से आप समय डेली आप अपने पेरेंट्स को दें। डेली अपने पेरेंट्स के पास साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, परिवार के साथ बैठें, उनके साथ अपने अपने विचार, अपने जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी बातें आपके साथ हैं, उनके साथ शेयर करनी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। इसके साथ-साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी यहाँ पर आप उसको भी अपने साथ बोल सकते हैं कि उनको भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ भी। उनको भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने टाइम को यूज़ करें और उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अपनी हॉबीज़ पर भी आप काम कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ तक मैं बात करता हूँ अपनी फ्रेंड और पेरेंट्स की बात करूँ, तो आप अपने जो भी दुःख हैं, तकलीफ़ हैं या फिर जो भी इस प्रकार की कोई चीज़ें आपके जो आपको परेशान कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यूँ कहूँ कि आप सारी चीज़ें आप दिमाग से निकालें और निकाल कर के और आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करें। क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आपको कन्फ्यूज़्ड ही करती रहेंगी और आप डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे और ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपकी सफलता से रोके रखती हैं। उसके बाद में बात करूँ तो आप एक्सट्रोवर्टेड होने चाहिए। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक्सट्रोवर्ट और एक होता है आप इंट्रोवर्ट। ध्यान रखें इसके साथ में एक चीज़ की और मैं ज़िक्र यहाँ पर करूँगा, वो होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो ध्यान रखें आपको इंट्रोवर्ट नहीं होना है। इंट्रोवर्ट ध्यान रखें और एक एक्सट्रोवर्ट में क्या अंतर होता है ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या होते हैं जो अपने अपने विचार, अपनी जो भी सीख बातें होती हैं, वो किसी के साथ शेयर करते नहीं हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, थोड़े गुमसुम से रहते हैं, गुमशुदा रहते हैं या ज़्यादा बोलते नहीं हैं।
बस शांत स्वभाव से रहते हैं, मुस्कुराते भी बहुत कम हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं, वो उनको इंट्रोवर्ट मानते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट में बात करें, तो एक्सट्रोवर्ट वो बच्चे होते हैं जो हँसमुख होते हैं, अपनी बातें सभी के साथ शेयर कर लेते हैं, या फिर खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा चेहरे पर स्माइल होती है। वो जिधर से भी निकलेंगे उधर सभी को खुश रखेंगे। सभी को चेहरे पर वो स्माइल देखने को मिलेगी जिस तरफ से वो निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है, वही बच्चे ये चीज़ें कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले नहीं कर सकते, ध्यान रखें। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें बच्चा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, चेहरे पर स्माइल होती है, और वो जितने भी उसके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, या जितनी भी चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं, वो दूसरों के साथ उनको कंप्लीटली शेयर करता है। यानी उसको बात करें तो कंप्लीटली फ्रेश होता है दिमाग से, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होता है, ध्यान रखें। तो आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना, आपको उदास आलसी नहीं बनना, आपको अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर कर नहीं रखनी, आपको शांत स्वभाव का रहना है, लेकिन इतना आलसी भी नहीं रहना है। तो आपको एक्सट्रोवर्ट रहना है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। लेकिन ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो उतना ही इंट्रोवर्ट होता है, ध्यान रखें, उतना ही इंट्रोवर्ट होता है वो और जितना ज़्यादा यहाँ पर मैं इंटेलिजेंट की बात ही नहीं कर रहा, इंटेलिजेंट तो आपका इंट्रोवर्ट होता ही होता है, ध्यान रखें। लगभग 90% 95% तक इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट। लेकिन ये एक्सट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं, वो आपके इंटेलिजेंट बहुत कम होते हैं। जो मिडिल कैटेगरी के होते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर कहीं ना कहीं वो आपके एक्सट्रोवर्ट में से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में रहना है, ध्यान रखें। ये आपका फैक्ट नंबर 3 जो आपके डिप्रेशन या तनाव को कम करेगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट में आपको अपने जो भी कन्फ्यूजन होता है, जो भी दिमाग में बहुत चल रहा होता है, वो आपको निकाल देना होता है बाहर। चेहरे पर स्माइल होती है आपके, आप खुश रहते हैं, और यही चीज़ें होती है जो आपके चेहरे पर स्माइल और खुशी रखती है, तो आपके दिमाग से डिप्रेशन या तनाव अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ कंपैरिजन, जिसकी मैंने बात ऊपर पहले यहाँ पर की है, कि आपको अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करना, ध्यान रखें। अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना, अपना कंपैरिजन अपने आप से ही करना है, अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट करना है, ध्यान रखें। और जहाँ तक हो सके आप हेल्दी कंपटीशन रखें। दूसरों के साथ भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी सेल्फ कंपटीशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों के साथ तुलना करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, अपने आप से तुलना करें, अपने आप में सुधार करें, और जब अपने आप में बेटरमेंट होगा, अपने आप में सुधार होगा, तो डेफिनेटली दूसरों के साथ या दूसरों से हम डेफिनेटली आगे निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो बिंदु रहने वाला है वो रहेगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की बात करूं तो किसी को अवॉइड करना, अवॉइडेंस होता है, ध्यान रखें। आपकी लाइफ में डिस्टेंस ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे या आने वाले समय में आएंगे, जो आपको आपके को निगेटिव थॉट्स वो आपके रिलीज आपके लिए करेंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर वो बढ़ने की कोशिश करेंगे आपके माइंड में, या फिर आपको यूँ कहूँगी डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे, डिमोटिवेट करने वाले आपको लाइफ में ज़्यादा मिलेंगे। तो इस प्रकार की सोच वाले जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को नहीं देखना चाहते, या यूँ कहूँ कि जो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं सक्सेस की तरफ, तो आपको वापस नीचे गिराने की सोचते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में निगेटिविटी भर देते हैं, तरह तरह के बुरे ख्यालात आपके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, तो उनको आप इग्नोर करें, उनसे आप दूरी बनाएं, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे, ऐसे लोगों से दूर रहोगे, उतने ही आप की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उतने ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके माइंड को स्पॉइल कर देते हैं, एक प्रकार से निगेटिविटी भर देते हैं, और जब आपके दिमाग में निगेटिविटी आएगी, आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, और आपकी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी ऐसे लोगों से। तो ध्यान रखें, इग्नोरेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो डर या तनाव को दूर डेफिनेटली करेगा। जो लोग आपको निगेटिव थॉट देते हैं या फिर आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आप डेफिनेटली दूर रहें, उनको इग्नोर करें। इसके साथ ध्यान रखें, इसके बाद में पॉजिटिविटी। आप कैसे भी सिचुएशन में रहें, आपके साथ समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन
आपको अपने सोच को पॉजिटिव रखना है, आपकी पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। ध्यान रखें, ये पॉजिटिविटी जब तक आपकी रहेगी तब तक आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे। ध्यान रखें, इसी चीज़ को मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ, जो मेंटल टफनेस होती है। ध्यान रखें, मेंटल जो टफनेस होती है एक बच्चे की, वो मेंटल टफनेस आपको ये सब चीज़ें करवाती हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव जब रहेंगे, और ये पॉजिटिविटी आपके अंदर कहाँ से बनने वाली है, ध्यान रखें, वो मेंटल टफनेस से। और मेंटल टफनेस कहाँ से आएगी डियर स्टूडेंट्स? वो आएगी जब बुरे दौर से गुजरेंगे, स्ट्रगल स्ट्रगल के दिनों से गुजरेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और बुरे दिनों से लड़ करके, बुरे दिनों से निकल करके जब आप बाहर निकलते हैं, तो एक बड़ा चैप्टर आप अनुभव का अपने साथ जोड़ लेते हैं, एक बड़ा अनुभव लेकर के आप उस मुसीबत से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव थिंग्स आपको सीखने को मिलती हैं। और वो पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव जो इवेंट हैं आपके साथ घटे हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें आपको वो पॉजिटिविटी देती हैं, आपको पॉजिटिव थॉट देती हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस देती हैं। तो ध्यान रखें, समय कैसा भी रहे, आपको आपकी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। नेगेटिव सोच आपकी हो गई तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं दुख के सागर में डूब जाएंगे, और वहाँ से बाहर निकलने का फिर चांस बहुत कम मिलेंगे आपको। ध्यान रखें, इसके साथ साथ में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि आपको पेरेंट्स को तो टाइम देना ही देना है, इसके साथ साथ आप हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आप खुश दिखने चाहिए, आप खुश रहें, मस्त रहें, और आपके हाथ में ध्यान रखें इतनी ही चीज़ है कि आप मेहनत करें, प्रयास करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। लेकिन ध्यान रखें, कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें, और अपने आप से जब इम्प्रूवमेंट आपका होगा, अपने आप में जब कंपैरिजन होगा, तो डेफिनेटली आप बेटर करेंगे, और वो समय दूर नहीं होगा जब आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसकी आपको चाह है, आपके पेरेंट्स को चाह है, आपके चाहने वालों को उसकी चाह है। तो ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें यूँ कहूँ कि आपके समय, आपके आने वाले समय में आपके साथ ऐसी बहुत सारी लाइफ में ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी इस प्रकार की चीज़ें होंगी जो आपको डर या आपके मन में भय शंका पैदा करेंगी, लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, आपको इन सब चीज़ों से बचना है, और बच करके और आपको एक हंसी खुशी की हैप्पी लाइफ आपको एंजॉय करनी है, उसको जीना है। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो जिस क्लास को लेकर के बात कर रहे थे, वो अपनी डर या चिंता को लेकर के थी। और डर या चिंता या तनाव, अगर स्पेशली स्टूडेंट को लेकर के आज हमने अपनी क्लास की बात की है, तो स्टूडेंट का जो डर होता है, जो तनाव होता है, वो उसकी एग्ज़ाम को या उसके टेस्ट को या फिर उसके सेमेस्टर को लेकर के काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और ऐसे समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, वो मैं मानता हूँ कि स्कूलिंग लेवल में टीचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और टीचर को ये जिम्मेदारी समझते हुए अपना रोल को प्ले करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके बच्चे के इस डर को, इस तनाव को कम करने की कोशिश करें, ना कि उसको उसके तनाव को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे उस एज में होते हैं, उस लेवल में होते हैं, क्योंकि 12th या 11th तक के बच्चे, जो 18-19 साल तक के बच्चे हो जाते हैं, उतना ज़्यादा वो हाई लेवल तक सोच नहीं पाते हैं, जिस लेवल तक एक टीचर इस दौर से गुजरने के बाद अब वो सोच सकता है, क्योंकि टीचर के पास वो अनुभव, लंबा अनुभव हो जाता है, तो उसके पास वो सब कुछ अनुभव होता है, वो नॉलेज होता है। लेकिन एक एज ए स्टूडेंट अगर बात करूँ, तो एक स्टूडेंट को ज़्यादा समय लगता नहीं है जब वो, क्योंकि एग्ज़ाम तक जाते जाते बच्चे के पास इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, यूँ कहूँ कि इतना ज़्यादा मैटर हो जाता है कि बच्चे को समझ में आता नहीं है कि वो किसको पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े। तो इतना ज़्यादा वो सर पर प्रेशर डाल लेता है अपने आप पर कि समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो ऐसे समय में ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सिलेक्टेड मैटर पढ़ें, या फिर इसके लिए आप अपने टीचर से भी गाइड ले सकते हैं, उनकी भी एडवाइस ले सकते हैं आप। सिर्फ सिलेक्टेड मैटर आप उसमें यूज़ करें, पढ़ें, स्टडी करें, क्योंकि एग्ज़ाम का जैसे नज़दीक का समय होता है, तो उस समय आप पूरे सिलेबस को लेकर के, या कहें कि जितनी सारी आपके पास वो बड़ी बड़ी नोटबुक्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, तो उनको लेकर आप बैठेंगे, तो ऐसे में आपका वो एग्ज़ाम का समय नज़दीक होगा, और काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, और एग्ज़ाम का दिन भी आ जाएगा, और आपका वो जो रिवीजन पार्ट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर आप और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं।
तो ध्यान रखें, आप अपने टीचर्स की एडवाइस लें, उनको उनसे गाइड करें, गाइड लें, और गाइडलाइन के साथ आप सिलेक्टेड जो मैटर है, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, तो उसी को आप रिवीजन पार्ट में लें, उसी को पढ़ें, ताकि आपका तनाव भी कम होगा, आपका डिप्रेशन भी कम होगा, आप टेंस भी कम होंगे, और आपका जो डर है वो भी कम हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से शांत तरीके से जाएंगे, शांत रहेंगे और शांत मन से जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे, और जितना आप याद करके गए हैं उससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेटली आप करने वाले हैं अगर आप फ्री माइंडेड अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो। क्योंकि अगर आप प्रेशराइज होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और अब जो कुछ भी आप याद करके जाते हैं वो सब कुछ आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाओगे, और जो जितना याद है वो भी आप लिख नहीं पाओगे, और एज ए रिज़ल्ट अमुक सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आने वाले हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में जब बात करूँ रिज़ल्ट की, तो डेफिनेटली आप रिज़ल्ट में परेशान हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप सिलेक्टेड मैटर को ही पढ़ें, शांत रहें, अपनी स्टडी करें और खुश रहें, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ें, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ना आए। जो लोग आपके दिमाग एग्ज़ाम के नज़दीक, स्पेशली बात करूँ मैं, तो जो लोग आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाल रहे हैं या फिर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो लगता है आपको कि ये मेरी पढ़ाई को कहीं ना कहीं उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, उनको इग्नोर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास हमारी रही है वो डिप्रेशन या तनाव को लेकर के रही है, और उम्मीद करूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास को देखने के बाद आपका जो एग्ज़ाम को लेकर के जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, वो डेफिनेटली कम होगा, और आप एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाएंगे तो शांत मन से जाएंगे, खुश और स्माइल चेहरे पर रख लेकर के जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को अपने टेंशन को, अपने तनाव को, अपने डर को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज या फिर फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड्स के माध्यम से, हॉबीज़ के माध्यम से आप इंट्रोवर्ट बन सकते हैं, सॉरी एक्सट्रोवर्ट बने। उसके बाद में कंपैरिजन अपने आप का करें, दूसरों के साथ ना करें, इग्नोरेंस करें, लोगों को अवॉइड करना सीखें, इसके साथ पॉजिटिविटी रखें, खुश रहना सीखें, और अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। तो ये आज की अपनी डिस्टेंस क्लास थी, जिसको आपके लिए स्पेशली एग्ज़ाम के नज़दीक आपके भय, आपके डर या तनाव को देखते हुए, और मैंने स्कूलों में ये बच्चों पर ये चीज़ नोटिस की है कि वो काफ़ी डिप्रेस रहते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको ये काफ़ी मदद करेगा, ये आज की जो वीडियो, आज की जो क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रेशर है, जो तनाव है, जो टेंस है, वो आपका कम होगा, और आप फ्री माइंडेड एग्जाम हॉल में जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे आपकी एग्ज़ाम नज़दीक होगी, तो एग्ज़ाम के हालांकि भी काफ़ी नज़दीक ही है एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के नज़दीक आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और छोटा छोटा सा वीडियो मैं आपको लिए क्लास लेकर के आऊँ, और उस वीडियो में, उस क्लास में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में किस तरीके से आपका बिहेव होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से आप शांत रहें, किस प्रकार का बिहेव आपका हो कि आप फ्री माइंडेड रहें और अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, किस प्रकार से आप बाकी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में करें, ताकि आप अपने आप को शांत और संतुष्ट रख सकें, और एग्ज़ाम हॉल से जब आएँ तो आपके मन में ये कसक ना रहे कि अमुक पर्सन तो मेरे को आता था, या अमुक क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, लेकिन अब भी तो उसमें मुझे याद नहीं है, अब मुझे याद आ गया। तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको बातें करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं का क्या समाधान होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आज की जो अपनी क्लास है, उस क्लास में हम भय, डर और शंका से और कन्फ्यूजन से जुड़े हुए जो भी अपने सवाल थे, या जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें थी, वो कन्फ्यूज़न हमने दूर करने की आपकी कोशिश की है। और इसके साथ साथ अंत में मैं तो आपको यही कहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से ही करें, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, दूसरों से तुलना ना करें, खुश रहें। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट आपके बस में नहीं है,
तो रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दें, मेहनत करें, पढ़ें और काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी करें। और उसके बाद में जो होगा वो बाद की चीज़ें हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आप खुश रहें और आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपके सपने, आपकी खुशियाँ काफ़ी कुछ डिपेंड करती हैं। और आपके पेरेंट्स की जो कुछ इच्छाएँ हैं, वो आपकी पेरेंट्स की इच्छाएँ, डिज़ायर वो आप पर डिपेंड करती हैं। ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने सपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिरकार यही कहूँगा कि आप सभी का भय, आप सभी का डर यूँ जल्द ही आपके दिमाग से निकले और आप शांत होकर के एक लंबी सांस लेकर के इस वीडियो को देखने के बाद में आप शांत मन से लंबी सांस लेकर और अपने स्टडी पर कंटिन्यू फोकस करें और लगातार स्टडी ना करें। 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई होती है उसमें गैप दें। आप एक एक घंटे का स्टडी करने के बाद भी आप उसमें गैप दे करके चलें, कंटिन्यू पढ़ाई ना करें, बिल्कुल ना करें। लगातार आपको रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी है, उसमें आपको आधे आधे घंटे का या 20-20 मिनट का आपको गैप देते हुए पढ़ाई करनी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, आप एक्टिव हो जाएं और तंदुरुस्त होकर के फिर से पढ़ाई कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। एग्ज़ाम में हॉल में किस प्रकार से अपने आप को किस प्रकार से अपना बिहेव सुधारें, किस प्रकार से अपना बिहेव वहाँ पर रखें कि आपको सारी चीज़ें कंट्रोल में आपके रहें और अच्छे से आपके नंबर आ जाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको फॉलो करेंगे और कभी भी इस प्रकार का कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे कि आपके पेरेंट्स को, या फिर यूँ कहूँ कि आपके पेरेंट्स को फिर बाद में दुःख हो, तकलीफ हो। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राम राम, खमा गणेशम एंड गुड नाइट।